स्लैटर्स रूल्स क्या होते हैं और आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के अंदर स्क्रीनिंग कांस्टेंट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, साइलेंस, बातें नहीं भाई। अब आप मुझे बताओ, अब आज हमने क्या पढ़ना है भाई? बताओ, अब हमने क्या पढ़ना है? स्लैटर रूल्स। ठीक है, देखो स्लैटर रूल्स, क्योंकि भैया आप बात कर रहे हो अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की। ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उतना नहीं होता जितना भाई वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है। ये आपको मालूम भी होगा ना, या आपने भी थोड़ा पहले पढ़ भी रखा होगा, इजंट इट? अब ये तो भाई इवन 11th 12th में भी ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, देखो आप मुझे बताओ, अगर मान लिया हमारे पास लिथियम 2 पॉजिटिव है, क्या है मेरे पास लिथियम 2 पॉजिटिव, तो बताओ भाई लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे 3 होते हैं ना, 2 निकाल दिए तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? +3। इस न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या होता है भाई? +3 होता है, और बाहर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में कोई बाधा नहीं है भाई, इजंट इट? तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो जितना इसका क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज, वो सारे का सारा किसे एक्सपीरियंस होएगा? इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है बात? तो जब भाई एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में जितना न्यूक्लियर चार्ज होता है एटम का, उतना ही उस एकमात्र इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्या हो इलेक्ट्रॉन, मान लिया भाई 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और भी हो, मान लिया हमारे पास लिथियम एटम ही हो, हमारे पास क्या हो? लिथियम एटम। तो लिथियम एटम में बताओ क्या होगा भाई? 3 इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट? तो भाई यहां पर कौन है न्यूक्लियस? इसमें चार्ज क्या है? +3 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, अब मान लिया ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन और भी तो हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ रही? हालांकि ये ऑर्बिट्स में नहीं होते, किसमें होते हैं? ये क्लाउड में। कैसे होते हैं भाई? ये क्लाउड में होते हैं ना। ठीक है, मैंने भाई क्लाउड बनाया नहीं है। तो ये इसका जो क्लाउड है, इसका जो क्या है भाई क्लाउड है, ये मानो इसका रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दूर है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या भाई? नजदीक है। तो क्या ये दोनों एक तरह से इसको भाई न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर लेंगे इससे? अरे बोलो भाई, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होएगा, क्या ये इस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, सॉरी इन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या न्यूक्लियस को एक तरह से घेर नहीं लेगा पहले ही? इसके पहले इसको बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं इसको भाई? शील्डिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं ना। हमने हीलियम एटम में शील्डिंग कांस्टेंट निकालने में आपको बताया था। अरे पर्टर्बेशन थ्योरी से याद करो, सॉरी वेरिएशन मेथड से। वेरिएशन मेथड से हमारे पास भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट नहीं आ सके मेरे पास भाई। ठीक है, तो भाई उसी तरीके से भाई बहुत सारे, तो कोई इलेक्ट्रॉन कितनी शील्डिंग करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन की, उसको बोलते हैं भाई, तो वो सारा उसको सारे को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको भाई? शील्डिंग कांस्टेंट। समझ गए बात? तो शील्डिंग कांस्टेंट आपने निकालना है। ओके, अरे बोलो भाई हम, अरे पहले आप देखो भाई, अरे भाई इस टॉपिक को मैंने बांटा है कितने में? 2 सेक्शंस में। पहला क्या आपका डेफिनेशन ऑफ स्लैटर रूल्स, फिर क्या है एप्लीकेशंस ऑफ स्लैटर रूल्स। डेफिनेशन देखो, स्लैटर रूल्स इन क्वांटम केमिस्ट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ सेमी इंपेरिकल रूल्स। मतलब इसमें कुछ तो एक्सपेरिमेंट, कुछ थ्योरी है। बात आपको पहले पड़ी कैसे रूल? ये सेमी इंपेरिकल दैट प्रोवाइड न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए वो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट की आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? स्लैटर रूल की डेफिनेशन क्या होती है? ये भाई एक कुछ सेमी इंपेरिकल रूल्स का सेट है जिसकी सहायता से आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो। और एक बार आपको शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिल गया तो आप जो Z इफेक्टिव होएगा, क्या होगा Z, उसको आप Z- S से निकाल सकते हो, जहां पर Z तो क्या है न्यूक्लियर चार्ज और S क्या है शील्डिंग कांस्टेंट। बात आपको पहले पड़ गई कि नहीं आपको ये? अब आप ये देखो भाई
कि ये शील्डिंग होती क्यों है, ये तो मैंने, अरे भाई इसका रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या दूर है, इनका रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, नज़दीक है। उसी की वजह से बताओ क्या होता है, शील्डिंग होएगी ना कि नहीं होएगी। तो ज्यादा शील्ड कौन सा करेगा, एस ऑर्बिटल पी डी की एफ। देखो एस में क्योंकि कोई एंगुलर नोड नहीं होती, एस में कोई एंगुलर नोड, तो वो क्या करता है न्यूक्लियस को, बोलो भाई, चारों तरफ से घेर लेता है। पता होगा ना आपको भाई, अरे भाई एस क्लाउड क्या करता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेता है, इजंट इट। तो कोई इलेक्ट्रॉन दूर है, अरे भाई किसी इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दूर है, तो से ये पहला इलेक्ट्रॉन है कोई दूर हिस्से, तो ये इसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, घेर नहीं लेगा क्या भाई, ढक लेगा ना, इजंट इट। तो ये जितना न्यूक्लियर चार्ज इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जितना इसका क्या है न्यूक्लियर चार्ज एटम का, उतना चार्ज ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जितनी कमी आ जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये बात आपको मालूम है भाई, कि नहीं मालूम आपको, बताइए। ठीक है, और बताओ मुझे आप, तो बताओ भाई एस तो क्या करता है, पूरी तरह स्फीयर में घेरता है, लेकिन पी क्लाउड की खास बात क्या होती है, तो पी ऑर्बिटल की खास बात क्या होती है, उसमें एक नोड होती है क्या। अरे भाई मान लिया हमारे पास क्या है कोई, बताओ हमारे पास क्या है कोई न्यूक्लियस। अब इस प्लेन में तो क्या बताओ भाई, पी क्लाउड क्या होता है, इसके ऊपर होता है और इसके भाई नीचे होता है, पता होगा ना आपको भाई। अरे पी क्लाउड इसके ऊपर होता है, इसके क्या होता है भाई, नीचे होता है। यहां तो कोई भी डेंसिटी नहीं होती नेक्स्ट प्लेन में, इजंट इट। तो कोई इलेक्ट्रॉन दूर है तो भाई ये फिर भी यहां से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फील कर सकता है, इजंट इट। अरे भाई क्योंकि यहां पर एक क्या आ गई, नोड आ गई, इजंट इट। आप इसको वैसे समझ सकते हो भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं, मान लिया अट्रैक्शन को वैसे मानो, शील्डिंग को आप यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लिया एक गेम चल रहा है कबड्डी का, ओके, अरे भैया कबड्डी का गेम चल रहा है, ठीक है बात। और ये मानो एक वो जो गेम चल रहा है भाई, उसके और मान लिया यहां पर वो गेम चल रहा है कबड्डी का, ठीक है। अब इसके चारों तरफ भीड़ है, चारों तरफ क्या इसके भाई भीड़ है। एक छोटा बच्चा भाई यहां खड़ा है, इसको ये गेम अच्छे से नजर आएगा क्या, इसकी हाइट कम है, ये तो भाई थोड़ा बैठ के भाई, अरे भाई जो पब्लिक उसके पैरों में भाई थोड़ा बहुत गेम देख लेगा, या भाई कभी क्या बोलते हैं भाई, इसका कोई काका कुका आ गया भाई, अंकल वगैरह आ गया, ठीक है, उसे कंधे बैठे तो भाई थोड़ा बहुत गेम दे, बात आपको पहले पड़ रही है, यानी कि लेकिन भाई क्या इसको गेम इसको भी अच्छे से दिखाई नहीं देगा ना, तो इसका गेम में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना भाई, इजंट इट। लेकिन अब अगर ये बोल दे, अब भाई मान लिया जो पुलिसकर्मी है वहां पर वो ये कहते हैं भाई कोई भी इस लाइन पे खड़ा नहीं होगा, किसे भाई इस लाइन पे, इसको नहीं बोला है इस बच्चे को, लेकिन जो पब्लिक उसको क्या बोलते भाई इस लाइन पे कोई खड़ा नहीं होगा, या तो इससे ऊपर या इससे सॉरी, या तो इसके साइड या इसके इस साइड, तो यहां से भीड़ क्या हो जाएगी भाई, साफ हो जाएगी ना। अब ये छोटा बच्चा भाई घूम फिर के भाई कभी यहां पर आके इस एंगल से गेम देखे, नहीं होता आपको पहले पड़ रही क्या, अब थोड़ा बहुत तो उसको गेम बैटर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा हाँ इफेक्ट, तो इसको न्यूक्लियर थोड़ा क्या हुआ ज्यादा एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या। अब पब्लिक तो ये कौन सा हो गया आपका पी ऑर्बिटल, अरे जहां पर एक प्लेन में डेंसिटी नहीं है, एक प्लेन में भीड़ नहीं है। अब भाई पुलिस फिर कह दे भाई अब कोई भी ऐसे भी खड़ा नहीं होगा, सब ने क्या होना है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब भाई इस लाइन पे उन्होंने दो सफेद पट्टी खींच दी, एक यहां पर और एक यहां पर, वो बोले भाई इस पट्टी पे कोई खड़ा मिल गया ना, तो भाई पता होगा ना भाई, और पुलिस भाई लठ मारती है, और तो सिमिलरली भाई तो बोले भाई यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तो क्या हुआ, तो अब ये छोटा बच्चा भाई और भी क्या इसको बेटर तरीके से गेम नजर नहीं है क्या, नहीं समझे बात। तो आप जितनी क्या होंगी किसी ऑर्बिटल में क्या होती है नोड होती है, उतना क्या होता है कम शील्ड करता है। एस क्लाउड क्या करेगा मोस्ट शील्डिंग, पी में क्यों क्या नोड आ गई तो शील्डिंग कम कर पाएगा, डी में क्या गया हमारे पास दो नोड, वो और भी क्या करेगा कम शील्डिंग, एफ में क्या गया हमारे पास तीन नोड, तो वो क्या और भी कम शील्डिंग। बात आपको पहले पड़ी, नहीं समझे बात। शील्डिंग जीरो होती है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में, लेकिन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में शील्डिंग हमेशा क्या होती है भाई नॉन जीरो। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बताओ तो शील्डिंग आप कैसे निकाल सकते हो, तो स्लेटर ने वो रूल्स दे रखे हैं जिनसे आप
स्लेटर ने वो रूल्स दे रखे हैं जिनसे आप शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो स्लेटर रूल्स क्या होते हैं? तो भाई स्लेटर रूल्स क्या होते हैं? तो स्लेटर रूल्स आपने अप्लाई कैसे करने होते हैं भाई? इनकी जो डेफिनेशन है इनको कैसे अप्लाई करते हैं भाई? इसमें होता ही है, क्योंकि आपने यहां पर देखा कि बात होती है रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की। पहले बताओ स्लेटर के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है? सभी इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीनिंग कांस्टेंट्स को आपने जोड़ देना है। आपको भाई किसी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो बाद की बात है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट पहले तो Z इफेक्ट, अरे भाई Z इफेक्टिव बताओ क्या होगा हमारे पास? Z माइनस एस, जहां पर Z क्या है? फुल न्यूक्लियर चार्ज, एस क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? पहले तो आप क्या करो भाई, जितने भी क्या हैं सब शेल्स, जितने भी क्या है भाई सब शेल्स हैं, उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन में लिखो। क्या? जितनी भी क्या सब शेल उनको क्या 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 लिखो भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन में लिखो, ठीक है बात। और एक एन और एनर्जी वाला आपने हाफ-बू प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना होता, नहीं बात आपको पहले पहले क्या है? पहली मेन शेल की सब शेल, फिर अगली मेन शेल की सब शेल, अगली फिर अगली मेन शेल की सब शेल, समझे बात? तो पहले क्या लिखो बताओ भाई? और उनको लिखो ग्रुप्स में लिखो। कैसे लिखो उनको भाई? ग्रुप्स में। एस और पी क्या आएंगे एक ग्रुप में, डी और एफ क्या आएंगे अलग ग्रुप में, नहीं समझे बात? बताओ क्या होगा? तो आप लिखो 1s क्या आएगा? तो बताओ 1s 2s 2p, इनके बताओ किससे ग्रुप बनेंगे? 1s का अलग ग्रुप होएगा, 2s 2p का अलग ग्रुप। फिर अगली शेल में कौन कौन होता है? 3s 3p 3d, तो 3s 3p एक ग्रुप में और 3d अलग ग्रुप में। डी और एफ क्या आएंगे अलग ग्रुप में, एस और पी क्या आएंगे एक एन वाले। ये मत कह दियो ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी पी है, इनका एक ग्रुप बनना। एक शेल की, एक जो भाई क्या है, एक शेल के जो क्या है सब शेल्स, उनको आपने क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी सिर्फ एस और पी की। डी और एफ का अलग ग्रुप, डी का अलग ग्रुप, एफ का अलग ग्रुप। अब बताओ कौन है? 3 है, फिर कौन है? 3s 3p 3d। भाई यहां पर आपने एफ प्रिंसिपल यूज नहीं करना होता। सिंपल कैसे लिखो? पहले 1s 2s 2p, फिर क्या है? 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s, नहीं बताओ आपको? अरे बोलो भाई। तो 1s 2s 2p का एक ग्रुप हो गया। अब बताओ कौन आ गया? 3s 3p 3d। 3s 3p 3d में ग्रुप किसका बनेगा? 3s 3p का, 3s 3p का एक ग्रुप हो गया। और बताओ आप 3d का अलग ग्रुप हो गया। बताओ 4s 4p 4d 4f क्या? अब तो 4s 4p 4d 4f, इनके बताओ ग्रुप कैसे बनेंगे? एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? ऐसे ग्रुप बनाते थे, बना लिए। फिर इनमें आपने क्या भरना होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इनमें आपने क्या भरना होता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वैसे नहीं भरने, मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन तो बनाना है कैसे? हाफ-बू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर उनको आपने अरेंज कैसे करना है? इस ऑर्डर में। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? इलेक्ट्रॉन तो कैसे भर जाएंगे? हाफ-बू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भर जाएंगे, लेकिन जब एक बार उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, उनको फिर आप कैसे रख लो? इस ऑर्डर में। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब बताओ क्या करना आपने? अब बताओ क्या करो? फिर क्या करते हैं? फिर भाई यहां पर ये टेबल है ये बताने के लिए कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन होएगा, ठीक है। अब एक रूल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन, मान लिया आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर, मान लिया इस ग्रुप में है, आपका इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कहां पर है? यहां है। तो इससे आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, इससे आगे वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में कंट्रीब्यूट, पहली बात नहीं समझे बात? अच्छा, अगर मान लिया इस ग्रुप अगर 3D में है, इलेक्ट्रॉन 3D में आपका, 3D से पहले भी 3D के बाद भी है, मान लिया वो 3D में भी है, लेकिन आप किसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट मालूम कर रहे हो? 3D वाले के लिए। तो याद रखो भाई, इस ग्रुप के और इस ग्रुप के, इन्हें कंसिडर नहीं करना है, इनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कंसिडर नहीं करना है। समझ गए बात? यानी कि इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन जिस ग्रुप में है, उस ग्रुप वाले या उससे पहले वाले जो ग्रुप्स हैं उन्हीं का यूज करना है, बाद वालों का यूज नहीं करना है।
अब भाई यूज कैसे करना है इनका, अगर इलेक्ट्रॉन का अंडर कंसिडरेशन कहां पर है, 1s में, कहां है भाई 1s में, समझ गए बात। तो सेम ग्रुप वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, बोलो भाई। पहले तो टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो कैसे आएगा, अरे भैया आप क्या करोगे, आप सभी के स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप क्या करोगे, सिंपली ऐड कर लोगे ना। देखो यहां पर टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे आएगा, NiSi, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीनिंग कांस्टेंट जोड़ के नया स्क्रीनिंग कांस्टेंट बना लियो, समझ गए बात। कंट्रीब्यूशन जो बेटा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है वो तो है, वो नहीं कंसिडर करना, लेकिन माने 3d4 है, माने क्या 3d कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका भाई, कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 मान लो आप। तो ये तीन तो क्या माने जाएंगे, सेम ग्रुप वाले, तीन तो क्या माने जाएंगे भाई, सेम ग्रुप वाले, समझ गए बात। और ये क्या माने जाएंगे, बोलो भाई, ये सेम ग्रुप वाले, ये होंगे भाई पहले वाले ग्रुप के। ये कौन से हो गए भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई ये क्या होंगे, ये सारे क्या हो गए, पहले वाले क्या हो गए, बाद वाले हो गए, बोलो। तो 1s2 इसमें दो हैं बेटा, आप मान लिया हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, समझे बात। तो अगर आपका तो 3d4 है ना, तो फिलहाल तो आपको बता रहा हूं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कहां पर हो 3d4 में है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका क्या अंडर कंसिडरेशन है, तो सेम वो छोड़ना है, बचे कितने, तीन, वो तीन काउंट करने सेम ग्रुप के लिए। जैसे मान लिया कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका 1s2 है, क्या आपका 1s2, तो एक तो आपका क्या अंडर कंसिडरेशन है, एक तो क्या आपका अंडर कंसिडरेशन, बचा कितना, एक, वो एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, यहां पर 0.3 कितना, यहां पर आप देखो भाई मैंने एक टेबल बनाई हुई है, अगर इलेक्ट्रॉन कहां पर आपका अंडर कंसिडरेशन 1s में, तो सेम ग्रुप वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, बोलो भाई, सेम ग्रुप वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.30 इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप्स बिफोर ग्रुप्स अंडर कंसिडरेशन, बोलो भाई। लेकिन यहां पर n की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, यहां पर n की वैल्यू क्या भाई, सेम है, समझ गए बात। बताओ कितना, अरे भैया आप मुझे बताओ। और n-1 ग्रुप में क्या होंगे, n-2 में क्या होंगे, एप्लीकेबल ही नहीं भाई, क्यों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कहां पर 1s में है, तो सेम ग्रुप में ही तो है। इससे पहले कोई ग्रुप है क्या, इससे पहले कोई ग्रुप है ही नहीं, तो ना तो जब n ही कितना है 1, जब n ही कितना है 1 है, तो n-1 ग्रुप कहां से आएगा, है ही नहीं भाई, नहीं समझो बात भाई। तो यहां पर तो बताओ सिर्फ क्या आएगा, तो सिंपल रूल क्या हो भाई, अगर तुम कहां पर 1s में है, तो एक तो क्या होगा हमारे पास अंडर कंसिडरेशन, दूसरा कितना कंट्रीब्यूट करता हमेशा 0.30, इससे पहले कोई है ही नहीं, बाद वाले कंसिडर करने नहीं। लेकिन अगर तो कहो NS या NP में, तुम तब बताओ सेम ग्रुप वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, NS या NP में होगा, तब बताओ सेम ग्रुप वाला भाई कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बताओ 0.35 मान लिया, बताओ हमारे पास कौन सा है, समझ गए बात। और ग्रुप बिफोर दैट, अब देखो भाई ग्रुप्स बिफोर दैट तीन कैटेगरी में बढ़ते हैं, एक तो क्या होता है सेम n के साथ, अरे भाई अरे जो ग्रुप्स हैं ग्रुप्स बिफोर ग्रुप अंडर कंसिडरेशन, वो तीन कैटेगरी में बढ़ते हैं। एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास n ग्रुप बिफोर वाले वगैरह होंगे, बिफोर वाले भाई nth ग्रुप, एक हमारे पास क्या बताओ भाई n-1 वाले ग्रुप, और एक भाई n-2 और डीपर ग्रुप्स, समझ गए बात। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर मान 3s या 3p में है, 3s या 3p में, तो यहां पर तो कौन होगा आपका अंडर कंसिडरेशन आ गया, और और भाई nth ग्रुप और कोई है नहीं पहले, क्यों भाई 3d में होता आपका इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, तब तो क्या होता आपका nth ग्रुप भी होता पहले। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर 3s से 3p में, तब भाई
बिफोर जो ग्रुप है उसमें nth ग्रुप तो है नहीं, सीधे कौन सा है n-1, और ये कौन से हो गए, अरे बेन में कितना है 3, तो इनमें 2 और इनमें 1 नहीं है क्या, तो ये कौन सा हो गया n-2 वाला, सॉरी n-1 वाला, ये n-2 वाला। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन वो कहां पर हो बताओ, NS या सॉरी NSNP वाले ग्रुप में हो, तो सेम ग्रुप वाले कितना करेंगे 0.35, और NS ग्रुप होता नहीं कोई पहले, NS ग्रुप कोई पहले होता ही नहीं, n-1 ग्रुप वाले कितने बताओ भाई कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, और n-2 वाले 1, नहीं आना प्रश्न ये, तो बताओ आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि हमारा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन यहां पर है, इसमें है 4s या 4p में, मान लिया तो क्या होगा, मान लिया 4s 4p में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने 5, तो 4 तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, और ये कौन सा होगा आपका n-1 हो गया भाई, ये n-1 ग्रुप n-1 ग्रुप n-1 ग्रुप, ये ग्रुप भी क्या n-1 वाला, 4 से 3 बोलो भाई जो बिफोर ग्रुप है NS ग्रुप तो पॉसिबल है नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन NS या NP में है, NS या NP में है, तो बिफोर जो ग्रुप है पहले जो ग्रुप है उनमें NS ग्रुप तो होगा नहीं कोई, सीधे कौन से होंगे, तो n-1 होंगे या कौन से होंगे n-2 और डी पर, तो n-1 वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, और डी पर वही सारे 1, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर हुआ, मान लिया यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 4 तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, ये सारे क्या करेंगे 85, और ये सारे क्या करेंगे 1, आसान तो है नहीं आपको सुन में, और अगर क्या हो बताओ, और अगर क्या हो इलेक्ट्रॉन कहां पर हो ND में, कहां हो भाई ND में या NF में, ND में या NF में, तब बताओ क्या होता है, तब nth ग्रुप जो पहले है वो कितना कंट्रीब्यूट कर, देखो भाई 1.0, क्या भाई नहीं पहले देखो सेम वाले कितना 0.35, और nth ग्रुप वाले 1, समझ गए बात, और n-1 वाले n-2 वाले और डी पर सारे 1, सिंपल भाई। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर मान लिया 4d में है, कहां है 4d में है, तो बताओ क्या होगा, तो ये कौन सा होगा बिफोर ग्रुप 4d में, तो ये तो कौन सा हो गया nth ग्रुप, पहले तो 4d मान लिया, हमारा कॉन्फ्यूजन क्या है 4d3 है, हमारा कॉन्फ्यूजन क्या 4d3 है, तो दो तो क्या करेंगे 0.35, वेरी गुड, ये कौन सा आपका nth 1, ये क्या आपके n-1, ये भी 1, और ये सारे क्या है n-2 एंड डी पर ही सब सारे 1, तो हम कैसे डी और एफ में एक तरीका होता है, सेम वाले 0.35 और पहले वाले सारे 1, कितना आसान तो है नहीं, बात आपको पहले पड़ी, तो बहुत सिंपल रूल है, अगर इलेक्ट्रॉन कहां पर है 1s में, तो बिफोर ग्रुप तो कोई होता नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन कहां पर भाई 1s में ही है, तो बिफोर कोई ग्रुप है ही नहीं, सेम ग्रुप वाला ही हुआ एक, इजंट इट, तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन आपका 1s में है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट, कितना स्क्रीन करेगा 0.30, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है बताओ भाई, और किसी और 2s या 2p में, किसी और 2s या सॉरी किसी और ns या np ग्रुप के अंदर है, तब बताओ क्या है हमारे पास, सेम ग्रुप वाले कितना 0.35, ठीक है, और एक डिपर ग्रुप वाले सॉरी, और ns ग्रुप कोई होता नहीं पहले, ns np में इलेक्ट्रॉन है, तो सेम वाले 0.35, nth ग्रुप कोई पहले होता नहीं, कौन से होते हैं, तो n-2 या n-1 या n-2 होते हैं, n-1 वाले कितना 0.85, और n-2 डिपर वाले सारे क्या 1, ठीक है बात, और किस में हो nd या nf में हो, तब बताओ क्या होगा ns या nf या nd में हो, nf या nd में हो, तो देखो यहां पर भाई nth ग्रुप भी पहले होता है, n के साथ देख लो, n वाला ग्रुप भी यहां पर है ना, अरे भाई 4d में है और 4s 4p पहले है, तो 4d का भी n 4 होता है,
4s 4p में क्या होता है? ऐसे केस में क्या होगा? 4d वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.35 और nth वाले 1, n-1 वाले 1, तो सारे 1 हो गए भाई। आसान है कि मुश्किल है? तो ऐसे आप इजीली बताओ क्या कैलकुलेट कर सकते हो? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इजंट इट? ये टेबल आपको याद होगी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अब बताओ भाई, अब एप्लीकेशंस ऑफ स्लैटर रूल्स। अब भैया हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। इसकी भाई पहली एप्लीकेशन बताओ क्या है? कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आप टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप बताओ कैसे निकालोगे? बोलो भाई। अरे भाई सभी इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप जोड़ के करते हो भाई, समेशन ही कर देते क्या? यानी जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या अंडर कंसिडरेशन है उससे पहले सबका, अरे भाई आपने यहाँ पर ऐड नहीं किए थे क्या अभी कि इतने इतना इतने इतना, ठीक है बात? और बताओ क्या हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक बार आपके पास ऐसा आ गया तब बताओ क्या हो भाई? बोलो भाई। तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा हमारे पास? जेड माइनस एस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं आप? यहाँ पर आप देखो भाई, जैसे कि नाइट्रोजन एटम हो, क्या हो भाई? चलो अब क्या करो, आप नाइट्रोजन एटम सोल्व करो। क्या नाइट्रोजन के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे इसने बताइए? टू एस और 2p वाले के लिए, ठीक है ना? बताओ पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्या होता है भाई? 1s2 2s2 2p3 होता होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, ये जो 3p वाला इलेक्ट्रॉन है इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल लो। एक इलेक्ट्रॉन का काम, सॉरी 3p वाला कह रहा हूं मैं, जो कहा भाई 2p वाला, जो 2p वाला इलेक्ट्रॉन क्या निकालो इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बताओ क्या करोगे? आप कहोगे आप पहले ने कोई को कहां से कैसे लिखो भाई? 1s2 2s2 2p3 हो गया, इजंट इट? अब क्या करो भाई? पहले निकालो आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बताओ स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहां पर कैसे आएगा? बताओ। अरे भाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहां पर कैसे आएगा? अब इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कहां पर है? ns या np में हुआ ना, तो सेम ग्रुप में 3 और 2 5 है। यहां पर 5 4 तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? ns np में सेम ग्रुप वाले कितना करते हैं? 0.35 प्लस, समझ गए बात? अब बताओ भाई n-1 और n-2 वाले, यहां पर n-1 वाला है, n-2 वाले ग्रुप है ही नहीं, 2 है ना यहां पर, ये कितना कंट्रीब्यूट? n-1 वाले ही है, कौन से? n-2 वाला कोई है ही नहीं। अरे भाई ये तो n तो ये हो गया हमारा n-1 n-2 और डिपर ग्रुप है ही नहीं, वो तो क्या हमारे पास ये? अरे भाई 2 है इसके अंदर, तो 2 इंटू 0.85, इसको सॉल्व कर लोगे आप? कितना आया? ये आ गया भाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट 3.1 आ गया। बोलो भाई अब Z कितना होता है नाइट्रोजन के लिए? नाइट्रोजन के लिए Z कितना होता है? 7 होता है। तो यहां पर क्या पुट करो? 7 माइनस ये कितना है? 3.1। नहीं बता आपको पहले पड़े, बताओ क्या आएगा हमारे पास? ये 3.9। चेक करो भाई, आ गया ना हमारे पास ये 3.9। ओके, तो आप ऐसे भाई इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो? तो भाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या इसकी एप्लीकेशंस ऑफ स्लैटर रूल्स, ठीक है? स्लैटर्स रूल। और बताओ भाई, अब बताओ भाई क्वेश्चन क्या है? द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन इन Ti3 पॉजिटिव आयन, सॉरी टाइटेनियम 2 पॉजिटिव आयन। बताओ ये कहता है क्या क्वेश्चन भाई? बताइए। अरे भाई क्वेश्चन क्या है? टाइटेनियम 2 पॉजिटिव हमारे पास, क्या करना आपने उसका? टाइटेनियम 2 पॉजिटिव आयन है, इसके 3d इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बात? बताओ क्या है हमारे पास? बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? यहीं पर लिख दो सीधे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4d 0 होता ना, और 3d में क्या है यहाँ पर? भाई टाइटेनियम है, क्या आ गया हमारे पास? 3d2 आ गया हमारे पास, 3d2, इजंट इट? ये आ गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ भाई, अब पहले हम तो हमें निकालना क्या है? हमने कैलकुलेट क्या करना है भाई?
बताओ, हमने कैलकुलेट क्या करना है, z इफेक्टिव कहां से आएगा, z माइनस ऐसे आएगा। तो पहले आप निकालो स्क्रीनिंग को, z आपको पता है टाइटेनियम का, तो कितना होता है, कितना, अरे टाइटेनियम का z कितना होता है 22 हो गया। तो 22 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालो इसका, सेलेक्टर रूल्स लगाओ। भाई इलेक्ट्रॉन कहां पर आपका 3D में है, जब डी में हो तो सेम ग्रुप वाले कितना करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है इसका, एक इलेक्ट्रॉन क्या है सेम ग्रुप में 0.35, तो क्या बोलेंगे 1 × 0.35 प्लस, और बताओ भाई, और ये कौन सा हो गया आपके, अरे भाई nth ग्रुप वाले हो गए, ये कौन सा nth ग्रुप वाले, तो 6 और 2 8, ये भी कितना 1, और भाई सारे क्या करेंगे आपको पता है, अरे सारे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे हमको पता है। ये कौन से हैं nth ग्रुप वाले पहले, सॉरी ये कौन से हैं nth ग्रुप वाले, ये कौन से हैं n-1, और ये कौन से n-2 वाले, लेकिन यहाँ पर nth वाले भी n-1 वाले भी n-2, सारे 1 कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे जोड़ दो भाई, कितने आ गए हमारे पास, ये 18 × 1 कितना आ गया हमारे पास 18 × 1.0 क्या है मेरे पास 18.35 आ गया। अब यहाँ पर क्या 18.35, बताओ क्या है मेरे पास z इफेक्टिव, क्या 3.65, 3.65, आसान है कि मुश्किल भाई, मेरे ख्याल से आपको भाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट वाले क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब पूछा नहीं है आपको भाई, कौन सा 1 वाला, देखो चलो आप इसको बने, कहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर है 3D में है, तो जब D और F में हो तो सेम ग्रुप वाले कितना करते हैं 0.35, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, एक तो अंडर कंसिडरेशन है, एक बचा हुआ है, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा स्क्रीनिंग में 0.35, ठीक है बात, इसका रिकॉर्ड पूरा। अब ये कौन सा ग्रुप है nth ग्रुप, ये मतलब बिफोर है ये, लेकिन दोनों क्या है ये nth ग्रुप का लगेगा ये, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन जहां था उसका भी n3 और उसका भी n क्या है 3, तुम क्या बोलेंगे क्या भाई ये nth ग्रुप है लेकिन बिफोर है, पहले नहीं, नहीं समझे बात। और ये क्या है n-1 वाले कौन से n-2 और डीपर वाला, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कहां हो बताओ, ध्यान से देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन कहां हो बताओ nd या nf में, तो सेम वाले 0.35, nth ग्रुप वाले एक सब एक है भाई। तो इसकी बजाय कि मैं ये कहता भाई कायदे से मुझे क्या बोलना चाहिए था, अरे बोलो भाई, तो 6 और 2 8, 8 × 1 प्लस 8 × 1 प्लस 2 × 1, अरे भाई मैंने एक साथ, क्योंकि ये भी क्या है n-1, n-2, n-1 और nth ग्रुप सारे कंट्रीब्यूट क्या करें जब 1 1, तो मैं 8 × 1 प्लस 8 × 1 प्लस 2 × 1 क्यों करूँ मैं भाई, मैं 8 और 8 और 2 18 × 1 कर दूँ, बात तो ये है। अब बात आपको पहले पड़ गई नहीं है बेटा आपको अंजलि, ओके, आसान है मुश्किल भाई, आ गया आपको, वेरी गुड। तो भाई इस तरीके से हमारे पास आ गया, ये भी आ गया। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।